स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड बताए। तो जिनमें सबसे पहला जो था ना वो था मेरा इनिशियल रेट मेथड, जो हमने ऑलरेडी अच्छे से कर लिया और उसके क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाए। मैंने कहा था अपनी बुक में से जो भी क्वेश्चन उसके दिए हुए हैं सब के सब हमें करने हैं। और दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तीसरा है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक है ना। और चौथा है हमारा हाफ लाइफ मेथड। तो सारे के सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लो आप, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, क्योंकि ये इनिशियल रेट मेथड हमारा हो चुका था, ठीक है ना। तो जो सेकंड हमारा वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ को देख करके ऑर्डर का पता लगाना कि किस किस तरीके से हमें किसी रिएक्शन के ऑर्डर का पता लगाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप एक लाइन लिखो, इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ग्राफ्स ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन will be given in the problem from which order is determined। क्वेश्चन के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दिया हुआ होगा, उस ग्राफ को देख करके हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। और किस तरीके से, सबसे पहला मैं आप लोगों को, वैसे मैं ये मेथड जो है ना आप लोगों को करवा ही चुका ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने जीरो ऑर्डर के ग्राफ बता दिए, मैंने फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बता दिए हैं। ठीक इसी तरीके से आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसके जितने भी ग्राफ है ना वो आप लोगों को मैंने बता भी रखे। उसके आधार पे हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये एक ग्राफ लिख दिया, यहाँ पे लिखा -dA/dt, ठीक है। और ये मेरे पास ग्राफ किसके बीच है, टाइम के बीच है। अब देखो, जो -dA/dt होता है ना, ये आपको पता है रेट है, रेट वर्सेज टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे इस तरह के रिएक्शन को ग्राफ को देख करके हम क्या लिख सकते हैं, उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, जीरो है। कितना है, जीरो है, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ देख लो एक आप, यहाँ पे ये लिखा मैं -dA/dt, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई रेट लिख दे या -dA/dt लिख दे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिखा A0 की पावर 3 A0, और इसकी मैंने क्या कर दी, थ्राइस। और ये ग्राफ हमारा जो है ना यहाँ पे इस तरीके से, इसका क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, समझ गए मेरी बात। और आपको ये भी पता है कि जो रेट होता है ना K × A मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन A0, और इसकी पावर जो भी होती है ना, ये अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर है। और ये है मेरे पास क्या, y = mx, मतलब y और x के बीच ग्राफ है मेरा। m यहाँ पे क्या है, k मेरा स्लोप है, और ये मेरा क्या है। तो अगर आपको पता है इसकी कंसंट्रेशन 3 है, तो ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर मैं यो लिख देता हूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखता हूं रेट, और यहाँ पे लिखूं कंसंट्रेशन, इसकी पावर 2 कर देता हूं, तो ये कौन से की है, सेकेंड ऑर्डर की। अगर अकेला कर देता हूं तो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए मैंने मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो ये कौन से ऑर्डर की हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। मतलब ग्राफ को देख करके हम क्या बताने लग रहे हैं, ऑर्डर। एक ग्राफ और देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। ये ग्राफ भी मैं आप लोगों को करवा चुका, समझ गए। ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का है।
ये कौन सा है, जो अगर इस तरीके से कोई ग्राफ दिए हुए होते हैं तो हमें ग्राफ को देख करके क्या पता लग जाता है, ऑर्डर पता लग जाता है। ठीक है ना, तो चारों के चारों नोट कर लो और उसके बाद में और एक दो ग्राफ और बता देता हूँ। बस इसमें क्या है कि ग्राफ दिए हुए होते हैं और ग्राफ को देख करके हमें ये बताना होता है कि भाई इसका ऑर्डर कितना है। इसी मेथड को क्या बोल देते हैं, ग्राफिकल मेथड बोल देते हैं। एक ग्राफ और लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हमने रेट और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर 3 लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रेट कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चाहे मैं यहाँ पे कितनी भी पावर लिख दूं, इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो सब की सब क्या होंगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो ग्राफिकल मेथड है उसको कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में जनरली ग्राफ दिए हुए होते हैं, बस हम क्या कर लेते हैं, इन ग्राफ्स का थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे और आइडिया लगा करके हम कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारा सेकंड मेथड था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को निकालने का सेकंड मेथड था। और थर्ड जो मेथड हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है ना, तो थर्ड लिख लो। थर्ड कौन सा हमारा, इंटीग्रेटेड, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये वैसे मैं इनडायरेक्ट रूप से आप लोगों को सब मैंने करवा रखे हैं। मैंने बता रखा आपको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन करवा रखी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करवा रखी है, सेकंड के लिए भी करवा दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में, जेई के सिलेबस में तो है और सीबीएसई में नहीं है, इसलिए मैंने अभी बताई नहीं। वो लास्ट में मैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी करवा दूंगा। वैसे मैंने nth ऑर्डर की रिएक्शन करवा दी है, उसमें n की जगह आप कोई भी ऑर्डर को रखोगे ना तो उससे सभी का टी हाफ भी मैंने nth टी हाफ के लिए करवा रखा है, तो सभी के सभी आ जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है ना, इसके अंदर आप 2 लाइन लिख लो। लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, and in this method concentration of reactant, in this method concentration of reactant at different time interval, at different time intervals is given in the tabular form, is given in the tabular form for which order is determined, for which order is determined। कुछ नहीं होता है, इसके अंदर कंसंट्रेशन और टाइम एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ होता है। केवल उन जो टेबुलर फॉर्म जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, केवल उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर बताएंगे। और ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों है कि हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर निकाला है उनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करके देखेंगे बस हम। ठीक है ना, तो जिसमें भी पुट करेंगे वो उसको फॉलो करता है तो उसी के लिए हम बता देंगे कि भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक टेबल बनाई मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से कोई टेबल यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज करो यहाँ पे उसमें टाइम है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है। सपोज करो टाइम t1 है तो कंसंट्रेशन c1 है, जब टाइम t2 था कंसंट्रेशन c2 है, जब टाइम t3 है कंसंट्रेशन c3 है। कोई बात नहीं, मैंने c कंसंट्रेशन को c और टाइम को t मान लिया है। यहाँ पे इनकी कोई इक्वेशन भी लिखी हुई हो, कोई भी वैल्यू भी लिखी हुई हो, ठीक है ना, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको देखना चाहता हूँ कि भाई जो ये मेरे पास जो चीज़ें लिखी हुई है ना, क्या ये जीरो ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है। आपके 2 ही हैं सिलेबस में लगाओ ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसको जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर जीरो ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए मुझे AT का पता है, क्या नाम लिखा होता है, A0 माइनस KT। क्या है, A0 माइनस KT। तो मैं यहाँ पे इसका K निकाल लेता हूँ। अगर मैं K निकालूंगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का क्या होगा, AT माइनस A0, लेकिन ये हो जाएगा मेरे पास
क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, ये मेरे पास क्या हो गया, के का फॉर्मूला हो गया। अब सुनो कि क्या मेरे पास ए नोट लिखा हुआ, ए नोट की कंसंट्रेशन हमें दी हुई होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी मुझे किस टाइम की कंसंट्रेशन चाहिए। सपोज करो मुझे टाइम t1 की चाहिए, तो मैं यहाँ पे t1 की कंसंट्रेशन लिखूंगा C1, नीचे क्या लिखूंगा t1, क्या निकाल दूंगा k, किससे, इस वाले से, क्लियर है। उसके बाद मैं दूसरा k की वैल्यू निकालूंगा, ए नोट मेरे पास गिवन होगी, ठीक है सवाल में। दूसरी बात ए टी, मुझे टी टाइम के लिए कंसंट्रेशन ए टी कितनी है, यहाँ पे मेरे पास C2 है, यहाँ पे क्या लिखूंगा C2, टाइम कौन सा मेरे पास T2 होगा, तो क्या मैं दूसरे के लिए k निकाल दूंगा, बिल्कुल। अगर मेरे पास दोनों का k अगर सेम है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर दोनों का k मेरे पास सेम है तो मैं कहूंगा कि जो ये ऊपर लिखी हुई है ना, ये क्या है, एक जीरो कंसंट्रेशन के लिए है। और सुन लो, कई बार सवाल में जो है ना, यहाँ पे टाइम जो है मेरे पास जीरो है, तो कंसंट्रेशन जीरो लिखी हुई होगी, तो उस सवाल के अंदर क्या नहीं लिखी हुई मिलेगी मुझे, इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी हुई मिलेगी। सपोज करो मुझे, मैंने इसका k निकाला, तो क्या k निकालूंगा यहाँ पे C0 माइनस यहाँ पे क्या हुआ C1, नीचे क्या लिखूंगा T1। इसी तरीके से मैंने दूसरे के लिए निकाले, ये सपोज करो K1 है, दूसरा निकाला मैंने K2, बोलो C0 माइनस C2 अपॉन क्या लिखूंगा यहाँ पे T2, ये मैंने दोनों लिख दिए। समझ गए मेरी बात, ये मेरे पास क्या है K1 है, और एक मेरे पास क्या हुआ K2। समझ गए मेरी बात। अब नीचे एक बात लिखवाना चाहता हूं कि अगर मेरा K1 K2 के बराबर है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर K1 K2 के बराबर नहीं है तो फिर मैं ट्राई करूंगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। तो आप नीचे लिखो, इफ K1 इज इक्वल टू K2, इफ K1 इज इक्वल टू K2 सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ K1 not equal to K2, then we will go for first order, फॉर क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सपोज करो ये मेरे पास K1 जो है ना K2 के बराबर नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब दूसरा लिख लूंगा, आप इस उसी के नीचे आप नोट कर लो, फिर मैं क्या लिखूंगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर का मुझे के पता भी है, 1/t log ए नोट अपॉन ए टी, ए टी का मतलब क्या है, ए नोट माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने इसके लिए लिखा कि पहले के लिए तो 1 अपॉन यहाँ पे T1 लिखूंगा, यहाँ पे log, और ए नोट का मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है सी नोट, तो के में यहाँ पे हमने क्या किया K1, तो 1/T1 हो गया, और यहाँ पे log इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है C0, और इस T1 के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है C1। इसी तरीके से अगर मैं K2 निकालूंगा तो 1/T2 log C0 अपॉन C2, ये मैंने दोनों इक्वेशन निकाल दी, दोनों का K निकाल दिया। वही चीज़ है कि अगर K1 K2 के बराबर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, अदरवाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए ट्राई करेंगे। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड बोल देते हैं। तो नीचे आप क्या कर लो, एक लाइन लिख लो, इफ K1 इज इक्वल टू K2, इफ K1 इज इक्वल टू K2 देन द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देन द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, otherwise we will go for second order, otherwise we will go for second order। ये मेरा कौन सा था, इंटीग्रेटेड रेटला मेथड था, जिसके आधार पे मैं ऑर्डर का क्या कर सकता हूं, डिटर्मिनेशन कर सकता हूं। और जो मेरा 4 जो है लास्ट है, जिसका क्या नाम है, हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये मेरे पास क्या है, हाफ लाइफ मेथड है। और इसमें क्या होता है हाफ लाइफ मेथड में, कि मेरे पास 2 अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई होती है, और उन दोनों अलग अलग जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, दोनों के मेरे पास क्या दिए हुए होते हैं, टी हाफ दिए हुए होते हैं।
और फिर उन दोनों के आधार पे हम क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं। तो मैं किस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, तो इसके सामने आप क्या कर लो, एक दो लाइन लिख लो। लिखो, इन दिस मेथड for at least two different initial concentration of reactant comma half life time will be given for particular reaction by which order is determined पहला एक्सपेरिमेंट किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को A1 मान लिया और जो T हाफ दिया हुआ था उसको T1 मान लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये 1, इनिशियल कंसंट्रेशन को A2 माना और जो T हाफ दिया गया था उसको T2 मान लिया। मेरी बात समझ गए? अब मुझे ये भी पता है कि जो T हाफ होता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AT की पावर n-1। ये फॉर्मूला जो है ना हमने पहले कर दिया, AT नहीं, यहाँ पे A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1, ये हमने क्या कर लिया था, ये पहले भी हमने सीख लिया था, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं पहले एक्सपेरिमेंट से जाता हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, T1 की जगह क्या है ना, T हाफ की जगह T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो गया A1 की पावर क्या है n-1। अगर मैं सेकंड से जाता हूँ, दूसरे से अगर मैं जाता हूँ, तो T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 n-1। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आ गई होंगी। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, और पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। 4 फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई 2, पहली को क्या कर दिया मैंने, दूसरे से डिवाइड कर दिया है। तो मेरे पास T1/T2, जो भी हम दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे वो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A2/A1 और इसकी पावर n-1, ठीक है ना, क्योंकि A2 हाँ ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर A2 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों की तरफ लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो log T1/T2, इधर क्या हो जाएगा log A2/A1 और n-1, ऊपर की पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा n-1 log A2/A1। जब n को मैं इधर रखूंगा और -1 को उधर लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू लिख दूं, n = 1 प्लस, आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ऊपर log T1/T2, नीचे log A2/A1। समझ गए मेरी बात? तो ये मेरे लिए क्या हो गया, n इज द ऑर्डर, कि मेरे पास n जो है ना वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। और हम इस तरीके से, अगर मेरे पास दो इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी हुई हो किसी रिएक्शन की, अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे करके, और दोनों का मुझे T हाफ दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, T हाफ जो मेथड है इससे हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा आप क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है ना। तो लिखो, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, लिख लो, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन half life time is half life time is half when concentration of reactant become 1/4 determine order of reaction, और हमें क्या करना है, उसका क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो सिंपल सा क्या है, मुझे फॉर्मूला लगाना है बस। अगर
मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन है A1 को अगर मैं A1 अगर मैं x मान लेता हूं, जैसे A1 को अगर मैंने x मान ली तो A2 मेरे पास क्या होगी x/4। अगर एक का जो है t हाफ मैंने t मान लिया पहले वाले का 1 का, तो दूसरे का जो t हाफ है वो मेरे लिए क्या हो गया t/2। जो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सवाल में दे रखी है, तो बस कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला इनपुट कर दिया, ठीक है ना। T1/T2 इज इक्वल टू A2/A1 की पावर n-1। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे, T1 को T2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ पे A2 को A1 से करोगे तो यहाँ पे 1/4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1, तो ऊपर चला जाएगा 4, तो 4 की पावर -1 हो जाएगी। तो फिर 4 क्या होता है 2 की पावर 2 हो गया। तो ये यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2n हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 माइनस 2n इज इक्वल टू 1, और हम क्या कर लेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी n की वैल्यू मेरे पास 1/2। ये मेरा क्या आ गया ऑर्डर आ गया है। और इस तरीके से हमारे पास क्या है हाफ लाइफ मेथड जो है ना वो दिया जाता है। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मैंने आप लोगों को 4 मेथड करवाए हैं। इनिशियल रेट मेथड करवा दिया मैंने, और ग्राफिकल मेथड करवा दिया मैंने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मेथड करवा दिया मैंने, हाफ लाइफ मेथड मैंने करवा दिया जो सबसे लास्ट में था, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है कि अगला जो हमारा टॉपिक लिखे जो अच्छा टॉपिक है कंपटीशन के लिए, और जो भी मैं इनडायरेक्ट रूप से वो चीज़ भी मैं करवा चुका आपको, और क्या चीज़ें मैं बताऊंगा आपको मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें करवा रखी हैं आप लोगों को। तो अगला जो मेरा टॉपिक है ना वो आप क्या कर लो एक टॉपिक लिख लो, ठीक है ना। देखो टॉपिक है मेरा मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। टॉपिक का क्या नाम है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होता है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कि मॉनिटरिंग करने का मतलब जहां पर भी जो जनरल हमारा मीनिंग होता है ना वही मीनिंग यहां पे लगेगा। सपोज करो मॉनिटरिंग का मतलब है कि किसी की देखभाल करना, हर चीज के ऊपर नजर रखना मॉनिटरिंग होती है। तो जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है तो उसकी हमें समय समय पे कंसंट्रेशन की टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन को हम नोट करते चले। इसका मतलब हमने क्या किया उसकी मॉनिटरिंग करी है। और इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप इसके अंदर पहले तो क्या लिख लो, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिख लो आप यहाँ पे कि प्रॉब्लम बेस्ड लिखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। और ये केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताने लग रहा हूं, तो ब्रैकेट में ये भी लिख लो इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बाकी के ऊपर ये चीजें नहीं लागू होती है ना, तो लिखो इट इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 1/T log A0/AT, ये मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या है फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब सुनो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये फॉर्मूला है जो मेरे पास यहाँ पे ये A0/AT का जो ये मेरे पास रेशियो दिया हुआ है, ये मेरे पास जो रेशियो दिया हुआ है ये केवल हम कंसंट्रेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, समझ गए ना। इसको हम कई तरीके से यूज कर लेते हैं। और सुनो एक बात बताता हूं आपको, ये हमारा प्रेशर के लिए यूज हो सकता है, ये हमारा वॉल्यूम के लिए यूज हो सकता है, ये हमारा वेट के लिए यूज हो सकता है, ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए यूज हो सकता है। जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ओलियम जिसको बोलते हैं H2O2, ठीक है ना। और ये हमारा मोलरिटी के लिए यूज हो सकता है, मोलरिटी। ये हमारा कंसंट्रेशन के लिए यूज हो सकता है, ये हमारा नॉर्मेलिटी के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारा
ऑप्टिकल रोटेशन के लिए यूज हो सकता है। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए क्या होता है, यूज हो सकता है। तो इनके ऊपर ढेर सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ठीक है ना। और ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं, एंगल ऑफ रोटेशन लिखो आप। क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये कईयों के लिए, इनके लिए, सभी के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हमने इसको जनरली क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में इसको हमने देखा है। मोल के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ये देखा जाए ना तो ये मोल के लिए भी यूज किया जाता है, ये लो, ठीक है ना। और इसके अंदर अलग अलग को लेकर के अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो ये सब रिएक्शंस हो सकती हैं। और सुनो, मैंने आप लोगों को क्या प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन प्रेशर करवाया, वो भी क्या था मेरा, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वो मैंने पहले इसलिए करवाया क्योंकि हमारे पास इन फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन जो थे ना, क्वेश्चन जो थे ना, वो प्रेशर के ऊपर भी बहुत सारे थे। इसलिए मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का केस पहले ही करवा दिया, जबकि वो भी हमारा क्या था, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ही था। तो मैंने आप लोगों को स्पेशल एक टॉपिक नोट करके लिखवाया है, क्या कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रेशर, ठीक है। और ये दूसरा भी करवा दिया मैंने, प्रॉब्लम रिलेटेड फॉर वॉल्यूम। ये दोनों के दोनों मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। एक बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। और फिर मैं तीसरा जो मेथड है ना, वो भी मैं स्टार्ट करवाता हूँ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये दोनों के दोनों मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन लिखो, एक रिएक्शन लिखता हूँ, 2A + 3B + C + D, एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में सीख पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये लिखा मैंने क्वेश्चन 2A, ये aqueous है, ठीक है ना। 2A गिव्स 3B, ये भी क्या है, aqueous है, + C, ये भी क्या है, aqueous है, + D, ये भी क्या है, aqueous है। ये मेरे पास कोई, यहाँ पे कोफिशिएंट लगा लो 2D, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है। और सुनो, ये आप लोगों को अज्यूम करनी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, किसी रिएक्शन के अंदर K की वैल्यू दी हुई होती है, तो उस K की वैल्यू की यूनिट से भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन ये जो मैंने जो बताया आप लोगों को स्पेशली कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा केवल और केवल किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। अब नीचे लिखो इसके अंदर, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1.386 इंटू 10⁻⁻², -2 यहाँ पे लिखा मैंने मिनट इनवर्स। क्या लिख दिया मैंने, अब देखो इस मिनट इनवर्स से मुझे इसके ऑर्डर का आइडिया हो गया, क्योंकि हमें पता है ये तो मिनट इनवर्स जो हमारा टाइम इनवर्स होता है वो किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है, ठीक है ना। तो अगर वैसे भी मैंने बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है, अदरवाइज हम इससे भी क्या कर लेते, देख ले। तो ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका के दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 200 मोलर, 200 मोलर। कैलकुलेट, आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, रिएक्टेंट आफ्टर 100 मिनट, रिएक्टेंट आफ्टर 100 मिनट,
ये पहला क्वेश्चन था, इसी में लिख लो 100 मिनट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ B, C एंड D, B, C, D एंड D, ठीक है ना। मतलब कुछ नहीं, मतलब 100 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन पूछ ली गई है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 2.5 आवर्स। मतलब 2.5 आवर्स का मतलब 150 मिनट, 150 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है इसी में। थर्ड क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम concentration of D become 175 मोलर, क्योंकि इनिशियल मोलर तो मैंने 200 लिया है, तो ये पूछ लिया गया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, ये मतलब कितने टाइम के ऊपर 175 मोलर होगी। तो जो थर्ड है मेरा, एट व्हाट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ डी के बारे में पूछा। ये भी देखो, कंसंट्रेशन ऑफ डी इज 175 मोलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको एक बार देखो और हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार आप एक बार इसको पढ़ो, सवाल को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद में देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका के लिखा हुआ है मेरे पास 1.386 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। ये मेरे पास इसका के लिखा हुआ है। जब भी किसी सवाल में के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि टी हाफ से रिएक्शन होगी। क्योंकि के दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं। टी हाफ क्या हुआ बोलो, 0.693 अपॉन के। वैसे भी इसको देख करके हमें थोड़ा बहुत आभास हो रहा है कि 0.693 जो है ना उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसका डबल है तो इसका मतलब टी हाफ हमें पता लग गया कि टी हाफ कितना है। तो क्या मैं इससे टी हाफ निकाल सकता हूं? ये बेटा अपने आप हमारे अंदर आनी चाहिए बातें। टी हाफ निकालूंगा तो 0.693 डिवाइडेड बाई 1.386 इंटू 10 की पावर -2। ये 2 से कट जाएगा, बोलो 10 की पावर -2 को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो 50 मिनट। ये मेरे पास टी हाफ दे दिया गया है। सवाल में के दिया हुआ था, लेकिन हमने इससे क्या निकाल लिया है, टी हाफ निकाल दिया है। क्लियर बात। और अब इसको थोड़ा साइड में लिखो, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा बताता हूँ, ठीक है ना। इसको देखो, हमने क्या किया, के हमारे पास दिया हुआ था, हमने टी हाफ निकाल लिया। टी हाफ मेरा कितना आया 50 मिनट। अब सुनो, जब टी मेरे पास 0 है तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या मेरे पास 200 है, सवाल में गिवन है। ये सब चीजें मेरे पास क्या हो गई 0। बोलो जब टी मेरे पास, इसने पहले सवाल में क्या पूछा है कि मुझे रेट बताओ, नहीं कंसंट्रेशन बतानी है किसकी, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी आफ्टर टाइम 100 मिनट के बाद। अब 100 मिनट के अंदर अगर मैं टी आप देखूंगा तो कितने बनेंगे 2, तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है 100 है, तो मैं वैसे निकाल दूंगा कि कितनी मेरे पास बचा है, मतलब लेफ्ट बिहाइंड का एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि कितना बचता है। अगर आपको ध्यान हो तो वो हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ टी हाफ, कि मेरे पास 100 मिनट के टी हाफ कितने बन गए 2। तो मेरा क्वेश्चन 1 सेकेंड में सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 100 अगर मिनट लेता हूँ तो यहाँ पे बोलो क्या होगा 200 माइनस 2x, यहाँ पे क्या होगा बोलो 3x, यहाँ पे क्या होगा बोलो x, यहाँ पे क्या होगा बोलो 2x। ये इक्वेशन तो हमने हर जगह लिखी है, ये इक्वेशन तो हमने हर जगह लिखी हुई। अब देखो, अब मेरे पास 100 मिनट दी हुई है, तो बोलो इसमें टी हाफ, नंबर ऑफ टी हाफ कितने बने, नंबर ऑफ टी हाफ कितने बन गए 2। इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 2। और वैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x की वैल्यू आपको बता दूं तो यहाँ पे तुरंत x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम a की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे b की सी सभी की कंसंट्रेशन तुरंत प्रभाव से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात। अब देखो
कि मुझे x की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हम तुरंत देखो। अगर मेरे पास t मैंने 100 मिनट ली तो इसकी जो कंसंट्रेशन है मेरे पास क्या है 200 माइनस 2x, 200 माइनस 2x। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अगर देखे जाए, देखो इसकी वैल्यू का मुझे पता है कि 100 मिनट के बाद ये है, और मुझे ये भी पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो बचता है ना लेफ्ट बिहाइंड, जो आखिरी में कितना बचता है उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, और n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो देखो t जब मेरे पास 100 मिनट है तो मेरे पास क्या बना 200 माइनस 2x। क्या है? मेरी कंसंट्रेशन बची हुई है, ये बची हुई है, ये भी मेरे पास क्या है बची हुई है। तो क्या मैं इसको a0 अपॉन 2 की पावर n कर दूं? बोलो क्या मेरे पास a0 जो है दिया हुआ है बिल्कुल 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। ये कितना कट जाएगा मेरे पास, कितना हो गया 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास इधर 200, x की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आप निकाल देना, जो भी आते हैं यहाँ पे मेरे पास 200 उधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा टोटल x की वैल्यू है ना, ये मेरे पास 75 आ जाएगी। आप इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। ये मेरे पास क्या आ गई x की वैल्यू 75, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पहले सवाल की सब चीजें लिखनी है। पहले सवाल में मैंने क्या पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ A पूछा मैंने, x की जगह क्या करूंगा 75, ठीक है ना। अब देखो लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ A, बोलो आफ्टर कितना 100 मिनट, कितना है 200, बोलो 200 माइनस 2 इंटू 75 कितना हो गया यहाँ पे 75 करोगे तो 150, कितना हो गया 50 हो गई। ये मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन 50 मोलर बचा, ठीक है ना। और 50 मोलर बचा। इसी तरीके से अगर मुझे B की निकालनी है, ठीक है ना, B की कंसंट्रेशन कितनी हुई, B की निकाल दो आप। B कितना है 3x, 3 इंटू 75 कितना हो गया 225 मोलर, मोलर में दिया हुआ था। C का कितनी हुई कंसंट्रेशन ऑफ C, बोलो C की कंसंट्रेशन x है, x का मतलब 75 मोलर। और D की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, बोलो D में क्या है 2x, तो 2 इंटू 75 इज इक्वल टू 150 मोलर। मेरे हिसाब से मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 100 मिनट ऑफ बी सी ए सभी की निकालनी थी, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की मुझे कंसंट्रेशन निकालनी थी। तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। रेट पूछा हुआ है, और जब भी आप लोगों को पता है कि जब भी कभी रेट पूछा जाता है ना तो हमें रेट का फॉर्मूला लगाना होता है। और रेट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा भी रखा है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन है ना, इसमें देखो ना कितने पे कुछ लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या रेट पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द, इसमें लिखा है कि 2.5 आवर्स के बाद आपको रेट निकालना है। इसका मतलब मुझे मतलब 2.5 आवर्स का क्या मतलब बना 150 मिनट बना है ना। तो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि मेरा टी हाफ तो क्या था 50 मिनट था, तो इसके अंदर 3 टी हाफ बन जाते हैं। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि मेरे पास क्या नहीं है, इस ए की कंसंट्रेशन नहीं है, समझे कि नहीं। के की वैल्यू मेरे पास है, रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बोलो 1.386 इंटू 10 की पावर -2। क्या मैं ए की कंसंट्रेशन निकालूंगा, वो भी कितने पे निकालूं ए की कंसंट्रेशन 150 मिनट के ऊपर। तो 150 मिनट के ऊपर तुरंत आ जाएगी, बोलो यहीं पे निकाल दूं कंसंट्रेशन एट 150 मिनट, ये निकाल देता हूं। वही फॉर्मूला A0 अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पे लिखूंगा 200, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये जो भी आता है मेरे पास 200/8 है, तो 100/4 मतलब जो भी 50/3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इज इक्वल टू इंटू, यहाँ पे मेरे पास कंसंट्रेशन, ये यूँ का यूँ लिख देता हूँ, सोल्व कर लेना। यहाँ पे लिखा 200 अपॉन कितना कर दिया मैंने 8 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम रेट निकालेंगे, यहाँ पे रेट इसको जो भी हम सोल्व करेंगे 0.372
मोल पर लीटर के लगभग इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा दूसरा सवाल था, आप इसको सोल्व करके देख लेना, इतना ही आता है। ठीक है ना, जो तीसरा मेरे पास लिखा हुआ है कि एट व्हाट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ डी बिकम 175 मोलर, तो ये कैसे निकालना है मुझे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो देखो, इसका ये लो, इसका जो थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ, देखो वो भी मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ डी जो है ना, ये मेरे पास 175 बननी चाहिए, और ये 175 किसके बराबर है, यहाँ पे 2x के बराबर है, समझे कि नहीं। अब सीधा सीधा तो वैसे है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे 150, इसका मतलब इसका टाइम मेरे पास कितना होना चाहिए, 150, वही 150 मिनट के लगभग हो गया, लेकिन इसको हमें करना होगा। ठीक है ना, तो देखो ये लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी, ये हमने मान ली 2x, इसको मैं 2i मानूंगा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मीन्स नहीं, वी अज्यूम इज इक्वल टू 2y मान लेता हूँ, क्योंकि 2x मैंने पहले मान लिया है। ठीक है ना, तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, 2y इज इक्वल टू 175, बोलो, क्योंकि ये मेरी होनी चाहिए कंसंट्रेशन 175, इसके लिए मुझे टाइम निकालना है, इसके लिए मुझे क्या है निकालना है, टाइम निकालना है। तो एट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट t इज इक्वल टू 100, तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या थी मेरे पास, 200 माइनस 2x, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, 200 माइनस 2i लिख दूं, क्योंकि दोनों क्या है मेरे पास बराबर है। ठीक है ना, और 2i की जगह क्या लिख दूं, 2i की जगह क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे इस 2i की जगह 175, कितना लिखो बोलो, 175, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ, 200 में 175 गया तो कितना हो गया, 25, क्या हो गया मेरे पास, 25, समझ गए। तो t जो है ना हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। जब भी इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन या उनका रेशियो दिया हुआ होता है, तो मान लिया करो आप सदा वो 2 की पावर में है, तो यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मेरे पास 200 थी, और इसके बाद में जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास कितनी बची, 25 बची है ना, तो इनिशियल अपॉन 25 अगर करेंगे तो 2 की पावर n में आएगा। सुनो, यहाँ तक का नोट कर लो आप एक बार, ये आंसर नहीं आया है, ये तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन निकाली है, कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाली है, अब मुझे टाइम निकालना है। मैं तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ तक का एक बार मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो देखो, आपको ये पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दी हुई होती है वो सदा 2 की पावर n में आती है, तो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, अरे ये वाला फॉर्मूला लगा कर नहीं, अपॉन 2 की पावर n जो मेरे पास कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 200 अपॉन 25 इज इक्वल टू 2 की पावर n, बोलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n, n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3, और n क्या है, इट इज नॉट ऑर्डर, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब हमें पता है एक हाफ लाइफ 50 मिनट का है, बोलो, ठीक है ना, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना हुआ, टोटल टाइम मेरा कितना हुआ, 150 मिनट, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए। वैसे भी देख करके मुझे पता लग रहा था, यहाँ पे 2x था ना, 2x, और इसकी वैल्यू उसने कितनी बताई, 175, तो x की वैल्यू कितनी हुई, अगर ये 175 था, x की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, तो x की वैल्यू निकाल देते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 2x है, उसको मुझे ये भी वैल्यू और ये वैल्यू 2x दोनों है, तो इसीलिए तो मैंने इसको 2y मान लिया, 200 में से घटाना था, तो ये 175 दे रखा था, मेरे पास कितना बच गया, 25, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, 200 है, डिवाइडेड बाई 25, ये 2 की पावर में आ जाता है, 2 की पावर में आया मेरे पास कितना, 3 का मतलब है मेरे पास नंबर ऑफ टी आप इज इक्वल टू 3, टी आपकी वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 50 मिनट, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया, 150 मिनट आंसर है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम इसके अंदर हमारे जो प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन का जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।